Hello, experience is Mr. Kodar, Senior Nursing Superintendent NF Railway, and today in my guest room, Mr. Lalit Kumar. He is a Senior Nursing Superintendent in Indian Railway. And sir, you are very welcome to in my YouTube channel. थैंक यू सर। मेरा व्यूअर्स के लिए आपका इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है, so please introduce yourself, sir. थैंक यू एवरीवन। मैं ललित शर्मा इंडियन रेलवेज में सीनियर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पद पर कार्यरत हूं और मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूं। मेरी स्कूलिंग टैगोर पब्लिक स्कूल नदवई भरतपुर से हुई है और मेरा कॉलेज श्री दिगंबर डिग्री कॉलेज ऑफ नर्सिंग भरतपुर राजस्थान से कंप्लीट हुआ है। मुझे जितना जानकारी है, आप कॉलेज के बाद एज ए फ्रेशर आप रेलवे में आपका जॉब लग गया है और आपका बहुत अच्छा एक रेलवे का आपका जाने जा रहा है, जितना तक पता है, क्योंकि मैं आपके साथ एक साथ हम दोनों एक साथ जॉब करते हैं। सो सर, मेरा व्यूअर्स के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट, तो सबसे पहला मेरा जो सवाल होगा आपके लिए वो है, आपका रेलवे में जो एंट्री हुआ है, आप जो आरआरबी थ्रू रेलवे में आए हैं, आपका जो रेलवे में आने का पहले जो आपका जो जर्नी गया है, वो स्ट्रगल और वो आपका प्रिपरेशन पहले, सबसे पहले मेरा व्यूअर्स को आप ये बताइए। जी थैंक यू। कॉलेज कंप्लीट होने के बाद 2018 में कॉलेज कंप्लीट हुआ मेरा। उसके बाद 6 महीने मैंने डीएमएस कोचिंग से जयपुर से कोचिंग किया। कोचिंग करने के बाद 2019 में रेलवे में सिलेक्शन होने से पहले की जर्नी बताता हूँ मैं क्या हुआ है। लगभग मैंने डीएसएसबी, ईएसआईसी, रेलवेज और उस टाइम पे कंबाइंड एम्स लगते थे, सारे एम्स में एग्जाम दिया। अप्रोक्सीमेट किसी में आधे नंबर से रहे, किसी में 1 नंबर से रहे, किसी में दूर दूर तक सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब 2019 का रिक्रूटमेंट रेलवेज का हुआ है, आप सब लोगों को मैं बताऊंगा कि 2019 का एग्जाम हमारा 19 और 20 जुलाई को हुआ है। उसके बाद अगस्त में हमारा रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद पता लगा कि हम लोगों का सिलेक्शन हो गया है, बट उस सिलेक्शन को फाइनल सिलेक्शन ना समझे, जैसा कि सब लोग गड़बड़ करते हैं। उसके बाद हमारा डेब्यू हुआ सितंबर में। उसके बाद मेडिकल डेब्यू एक साथ होने के बाद में फाइनल लिस्ट आती है। वो लिस्ट आई है हमारी नवंबर में। सर, नवंबर में लिस्ट आने के बाद में पता लगा कि फाइनली वी आर सिलेक्टेड। अभी बहुत सारा एग्जाम होता है, हमारे टाइम पे हम लोग जो पास आउट हुए थे इतना ज्यादा एग्जाम नहीं हुआ था। अभी फिलहाल बहुत एग्जाम हो रहा है, बहुत सारा डिपार्टमेंट में बहुत सारा एग्जाम हो रहा है, एम्स का, ईएसआईसी का, रेलवे का, डीएसएसबी का, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अपना अपना एग्जाम ले रहे हैं। लेकिन वहां पे एक्चुअली आज का इंटरव्यू में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मेरा व्यूअर्स के लिए, कि एक्चुअली आरआरबी का जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है, आरआरबी के लिए प्रिपरेशन करने के लिए जो आपका जो प्लान है, वो स्टडी प्लान सबसे पहले मेरा व्यूअर्स को बताइए। बाद में और डिटेल्स में जाएंगे, लेकिन सबसे पहले स्टडी प्लान के बारे में, आरआरबी के लिए मेनली फोकस, उसके लिए क्या करना है वो मेरा व्यूअर्स को बताइए। तो सभी व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगा कि रेलवे की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो थोड़ी वास्ट है देन द अदर एग्जाम्स। हमें इसकी स्ट्रेटेजी में क्या करना है, जैसा कि आप सब लोगों को सिलेबस के बारे में पता ही होगा और एग्जाम की स्ट्रेटेजी के बारे में पता होगा। एग्जाम होता है हमारा 100 क्वेश्चन का, जिसमें 70 क्वेश्चन सर नर्सिंग से होते हैं, 30 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग जीके वगैरह से होते हैं। और आपको सबको पता है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है और टाइमिंग होती है इसकी 90 मिनट्स, मतलब 1.5 आवर्स। ओके, तो स्ट्रेटेजी में सबसे पहले हमें किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए और आज जो नए बच्चे जो पेपर देने जा रहे हैं उनको किस चीज में फोकस ज्यादा करना चाहिए। तो सबसे पहले जो मेरी प्लानिंग रही, जो मैंने एग्जाम देके आया हूं, उसके हिसाब से मैं बताता हूं। सबसे पहले हमें कंसंट्रेट करना है 4 मेन सब्जेक्ट पे, फंडामेंटल, ओबीजी, एमएसएन, पीडियाट्रिक्स। ये वेटेज सब्जेक्ट होते हैं, जैसा कि आप सब लोगों को पता है। चाहे ईएसआईसी हो, रेलवे जो, मेडिकल का कोई भी एग्जाम हो, नर्सिंग में लगभग 80% जो वेटेज कवर करते हैं वो सर मेन 4 ही सब्जेक्ट कवर करते हैं, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ओबीजी, एमएसएन एंड पीडियाट्रिक्स। इसके बाद हमें इनके साथ साथ में जो एडिशनल सब्जेक्ट है उन पे भी उनसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हमारा सिलेक्शन वेटेज सब्जेक्ट नहीं कराएंगे, हमारा सिलेक्शन कराएंगे सर एडिशनल सब्जेक्ट्स। व्यूअर्स, मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि हम लोग सोचते हैं कि साइकोलॉजी पढ़ने से क्या होगा, साइकेट्रिक पढ़ने से क्या होगा, सोशियोलॉजी पढ़ने से क्या होगा, माइक्रोबायोलॉजी क्यों पढ़े, न्यूट्रिशन में तो कुछ है ही नहीं, और फार्मा जैसा कि 5 मिनट में पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं है। जो हमारा सिलेक्शन होता है ना, वो वेटेज सब्जेक्ट की बजाय एडिशनल सब्जेक्ट पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। सर, जैसा कि आप देख ही चुके होंगे, अभी 4 दिन पहले ही ईएसआईसी का पेपर हुआ है। सारा पेपर रिसर्च मैनेजमेंट
साइकोलॉजी, साइकेट्री, बिल्कुल बिल्कुल साइकेट्री। तो हमें एडिशनल सब्जेक्ट पे मेन फोकस करना है, क्योंकि यही हमारा सिलेक्शन कराएंगे। और मेरी स्ट्रेटेजी भी यही है। हमारे खुद के एग्जाम में भी जो 2019 में हुआ है, उसमें बहुत सारा पोर्शन एडिशनल सब्जेक्ट से कवर हुआ है। रिसर्च से भी बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो एम्स का 2 बार नोट सेट होता है साल में, तो क्या ट्रेंड बन चुका है और दिमाग में वो सेटिंग आ गया है कि स्टूडेंट्स का कि नहीं मुझे मैथ्स फाउंडेशन से बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। तो वो लोग क्या होता है रिसर्च मैनेजमेंट ये सब चीज को बहुत पीछे छोड़ के पढ़ते हैं, एज ए सेकेंडरी सब्जेक्ट पढ़ते हैं। जो ईएसआईसी में देखा गया इस बार बहुत सारा क्वेश्चन आ गया। सेम ऐसा हमारा आरआरबी का भी जो सिलेक्शन आप बोल रहे हो बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आज आपने बोला है, बिल्कुल, और बहुत खास पॉइंट है मुझे लगता है। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, रेलवे के पेपर में नॉर्मलाइजेशन नाम का एक फैक्टर होता है, वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसमें हमें क्या करना है, जो 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है उसमें नॉर्मलाइजेशन का जो रेशियो सेट करते हैं वो करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू अटेंड, कितने क्वेश्चन आपने अटेंड किए हैं, कितने उसमें रॉन्ग हुए हैं। तो हमें नेगेटिव मार्क्स कम करने हैं, इसलिए क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में जितने कम नेगेटिव करेंगे उतना ही नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलेगा। मैं सर आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरी शिफ्ट थी वो सबसे हार्ड थी। हार्ड होने की वजह से क्या हुआ, उस शिफ्ट के नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज्यादा नंबर बढ़े देन द इजी एग्जाम। तो क्या है कि हम नॉर्मलाइजेशन में भी उसके क्राइटेरिया कैसे सेट किया जाता है वो व्यूअर्स को भी मैं बताना चाहता हूँ कि जितना हार्ड पेपर होगा, आप जितने कम क्वेश्चन नेगेटिव करोगे तो उतने ही आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ने के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे। तो पेपर अटेंड करने के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें नेगेटिव क्वेश्चन कम लेस करने हैं, बिकॉज 1/3 नेगेटिव है ऑलरेडी। नेगेटिव कंट्रोल हो, नेगेटिव कंट्रोल खेल होगा आरआरबी में। बस ये मत सोचो कि हमारा स्कोरिंग 60 रहा कि 62 रहा कि 65 रहा। नो, जब नॉर्मलाइजेशन स्कोर आएगा वो आपका फाइनल स्कोर होता है कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि आरआरबी में बहुत सारा शिफ्ट में एग्जाम बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारे शिफ्ट में एग्जाम होता है, और उसके नॉर्मलाइजेशन के स्कोर भी उसी पे डिसाइड होते हैं कि आपने कितने कम क्वेश्चन नेगेटिव किए हैं और कितने क्वेश्चन आपने एक्यूरेट किए हैं। बहुत सिंपली आपने वो बात को समझाया है कि आरआरबी एग्जाम के लिए कोई प्राइमरी कोई सेकेंडरी सब्जेक्ट नहीं होता है, आरआरबी के लिए सब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात, खास बात आपने हमें सबको बताया। और मुझे और एक क्वेश्चन मेरे अंदर पे आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स मुझे बार बार पूछते रहते हैं, तो मुझे लगता है वो चीज पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरआरबी का तो 70 मार्क्स का चीज आपने बोल दिया है कि 70 मार्क्स को कैसे कवर अप करना है, लेकिन और एक पार्ट होता है कि 30 मार्क्स नॉन नर्सिंग पार्ट, वहां पे जो मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, वो वाला पार्ट हमेशा कैंडिडेट को बहुत स्ट्रेस दे रहा है कि कैसे मैं कवर करूं, कहां से पढूं, क्या पढूं, वो एक चीज होते हैं। तो मैं चाहता हूँ मेरा व्यूअर्स को आप जैसे अच्छे से क्लियरली समझा पा रहे हो, मुझे लगता है ये पार्ट भी आप अच्छे से समझा दीजिए। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 70 क्वेश्चन नर्सिंग फील्ड के बारे में हम लोगों ने और डेप्थ में बात कर लेंगे, ज्यादा बात नहीं हुई है। लेकिन अभी हमें आना है जो सिलेक्शन करवाने के पॉइंट है कि हमें सिलेक्शन लेना कैसे है। उसमें क्या होता है कि सबसे ज्यादा नेगेटिव होने के चांसेस होते हैं सर नॉन टेक्निकल पोर्शन में, कि यार ये थोड़ा होगा उसको कर देते हैं। जैसे कि आपको पता है करंट अफेयर्स आ गया, मान लो उसमें थोड़ा साइड में आ गया, थोड़ा थोड़ा आता है, फिर भी कर दिया बच्चे ने, लेकिन उसको ये नहीं पता कि यदि एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका सिलेक्शन रह जाएगा। हमें किस चीज पे फोकस करना है, हम पे जितने क्वेश्चन आते हैं उतने ही क्वेश्चन हमें अटेंड करने हैं। करंट अफेयर्स के लिए कोई भी एक अच्छी यूट्यूब से या कोई करंट अफेयर्स की जो बुक है उससे करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए लास्ट 6 मंथ के, और ज्यादा अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो 1 साल की कर लो करंट अफेयर्स के लिए। उसमें आपका इसका पुराना आने का चांसेस बहुत कम होते हैं, वेरी लेस चांसेस होते हैं कि आपका 1 साल से ऊपर का हो। इसमें प्रायोरिटी ज्यादा होती है कि 6 मंथ का जो करंट अफेयर्स है वो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देके जाएगा। अब हम आते हैं मैथ्स एंड रीजनिंग वाले टॉपिक पे। मैथ्स रीजनिंग के लिए हमें क्या करना है, 10th स्टैंडर्ड तक के मैथ्स को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। सिंपल टॉपिक्स को 2-3 बार रिवाइज करो, गलत करने की बिल्कुल कोशिश मत करना। रीजनिंग बहुत सिंपल आती है। रीजनिंग में जितने टॉपिक्स आते हैं 1, 2, 3 बार पढ़ने पे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इससे ज्यादा आपको कोशिश भी नहीं करनी है। और फिर मैं दोबारा कह रहा हूं, नेगेटिव करने की कोशिश मत करना। हार्डली 30 क्वेश्चन में से बेस्ट स्कोर जो मैं समझता हूं सर वो है 15-16 नंबर ले आए, तो मुझे लगता है कि नॉन टेक वाला पोर्शन है वो बेस्ट हो जाता है, क्योंकि उससे ज्यादा करने पे चांसेस होते हैं नेगेटिव के। मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि आप 30 में से 30 क्वेश्चन करें, लेकिन फिर भी यदि आपने एक भी क्वेश्चन नेगेटिव किया तो हो सकता है कि आपका
सिलेक्शन रुक जाए। और मुझे लगता है इस 30 मार्क में ना नेगेटिव होने का चांसेस ज्यादा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल नर्सिंग पार्ट से भी बिल्कुल। जो आपको सलाह है वो यही है कि मैथ्स वाले पोर्शन में नेगेटिव क्वेश्चन करने से बचे। रिस्क लेनी है तो नर्सिंग वाले फील्ड में रिस्क ले सकते हैं आप। पर एक चीज नोटिस किया है मैंने, बहुत लोगों से जब बात किया है, एग्जाम का बाद भी बात किया है, इसके बाद अभी भी बात कर रहा हूँ, वहां पे मैंने देखा है एक्चुअली मैथ वाला पार्ट और रीजनिंग भी पकड़ ले, लेकिन मेनली मैथ वाला पार्ट ज्यादा प्रैक्टिस करके नहीं गया है और बहुत दिन मैथ के साथ दूरी बनाए रखा है। तो ऐसा क्या हुआ है, मैंने देखा है अच्छे से मैथ को प्रैक्टिस करके नहीं गया था और एग्जाम में बैठ के 4-5 नंबर वाला जो आंसर आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है, वो सॉल्व करने लग गए और 4-5 मिनट 6 मिनट 2 मैथ में चला गया। ऐसा करते करते देखा है कि 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और बहुत इजी क्वेश्चन उसने कवर अप नहीं कर पाया, छोड़ के आगे। तो मुझे लगता है आपको अगर मैथ अच्छे से नहीं आ रहा है वो वाला पार्ट, तो आप थोड़ा ट्राई करिए, लेकिन उसको नहीं मैं उसको सॉल्व करके रखूंगा, इस जिद में मैंने देखा है बहुत 1-2 लोगों का बहुत अच्छे स्टूडेंट है सिलेक्शन नहीं हुआ है। बिल्कुल सर। एक इंपॉर्टेंट पार्ट रह जाता है सर जीएस वाला, जनरल साइंस। उसमें रहता है कि बायोलॉजी रहता है, केमिस्ट्री और फिजिक्स रहता है, तो उसके बारे में क्या है ऑडियंस को? जनरल साइंस के लिए सर मैं बोलना चाहता हूँ कि जो 10th लेवल तक की जो साइंस आती है उसके सारे टॉपिक्स हमें बायोलॉजी वाले पोर्शन पे थोड़ा कम फोकस करके फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है उस पर ज्यादा फोकस करना है। हाँ, मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये जो बायोलॉजी वाला पार्ट है वहाँ पे हमारा नर्सिंग पूरा कोर्स में से बहुत सारे चीज हम लोगों ने रिवाइज कर चुके हैं, पढ़ लिया है, पढ़ रखा है। हाँ, वो वाला चीज आपने बहुत इंपॉर्टेंट बोला है कि कौन सा पार्ट में फोकस करना है सबसे ज्यादा। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के जो टॉपिक्स होते हैं जनरल साइंस के टॉपिक होते हैं, उन पे हमें ज्यादा फोकस करना है। उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन आते हैं जो हमें गलत नहीं करने हैं। जैसे कि फिजिक्स का एसआई यूनिट वो वाला आ जाता है, एमसी स्क्वायर वाला आ जाता है, बहुत सारा जो 10th लेवल का आता है वही सबसे ज्यादा फिजिक्स और केमिस्ट्री से आता है। तो एक बार दोबारा से ब्रीफ में मैं बोलता हूँ, करंट अफेयर्स और जीके के लिए हमें 6 मंथ के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं और मैथ्स रीजनिंग के लिए हमें सिंपल टॉपिक्स जो 1-2 बार पढ़ लिए हैं उनको और रिवाइज करें। और जनरल साइंस के लिए 10th स्टैंडर्ड तक की जो साइंस आती है उसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है, उन तीनों को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। 2 बार इनको तीनों चारों सब्जेक्ट्स को पढ़ें, उसके बाद एग्जाम में जाने से पहले एक बार और पढ़ें। इन सबको करने के बाद लास्ट कंक्लूजन मेरा फिर से वही है कि 30 में से 17, 16, 18 बहुत अच्छे मार्क्स हैं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। इतना ला रहे हो, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक रहा। सर, मुझे आपसे बात करते हुए और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे याद आया कि आप एज ए फ्रेशर्स रेलवे में आपका ज्वाइनिंग हुआ है और रेलवे में ज्वाइनिंग का पहले आपका पीक बहुत स्ट्रगल था, लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम का स्ट्रगल था। बहुत लोग बहुत लंबे स्ट्रगल करते हैं। तो फ्रेशर्स लोगों के लिए और बहुत जो लोग अभी भी ट्राई कर रहे हैं और बहुत अपना बेस्ट देके कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा, कि आप क्या बोलना चाहते हैं मेरा फ्रेशर्स कैंडिडेट एज वेल एज ऑल ओवर एक्सपीरियंस के लिए, स्पेशली फॉर फ्रेशर्स? थैंक यू सर। मैं सभी फ्रेशर के लिए ये डेडिकेट करता हूँ कि मैं भी एक फ्रेशर आया था। उससे पहले मेरा कोई वर्क एक्सपीरियंस किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं था। मैं विद इन 1 ईयर के अप्रोक्सीमेट में मैं सेलेक्ट हो गया था कोचिंग करने के बाद। तो बहुत लोगों को डाउट होता है कि यार कॉलेज कंप्लीट करने के बाद में कहीं कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं या किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ सीख लेते हैं, उसके बाद तैयारी करेंगे। मेरा मानना यह है कि जितना जल्दी आप तैयारी कर रहे हो, आपका जितना फ्रेश ब्रेन है, जैसा कॉलेज में पढ़ के आए हो, उसके तुरंत बाद आपको तैयारी करके लग जाना चाहिए। यदि आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, एलिजिबिलिटी में, रिक्रूटमेंट की एलिजिबिलिटी में यदि एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, तो उस पार्ट में हमें काम नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कोई फ्रेशर को पहले वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत होती है या कोई कॉलेज ज्वाइन करो या कोई हॉस्पिटल ज्वाइन करो तब जाके कोई एम्स में लगोगे। यदि आपके रिक्रूटमेंट में किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, तो मेरा मानना यह है कि जैसे ही आप पास आउट हुए हो कॉलेज से, वो जो फ्रेश एनर्जी रहती है, फ्रेश जो आपकी नॉलेज रहती है, उसके साथ ही आपको तैयारी करके तुरंत के तुरंत किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। इसके लिए मैं एक आपको मनी मोटिवेशन बता देता हूँ कि कुछ लोग सोचते हैं कि यार पैसों की थोड़ी कमी है, 1 साल काम कर लेते हैं, वर्क भी करेंगे और पढ़ाई भी कर लेंगे। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। मेरे एक टीचर थे डीएमएस के, बहुत बड़ी कोचिंग संस्थान है जयपुर राजस्थान में, पूरे देश की सबसे बड़ी कोचिंग है।
उसमें मेरे एक टीचर थे। आपने बहुत बार उनके बारे में बताया भी बिल्कुल मुझे। बिल्कुल, मैं उनका शिष्य रहा हूँ। मैं उनके बारे में बोलना चाहता हूँ 2 लाइन। वो हमेशा ये कहते थे कि यदि आप तैयारी कर रहे हो ना, तो केवल एक जगह पे कंसंट्रेट करो, केवल तैयारी करो। यदि आपने कोचिंग करी, हॉस्पिटल ज्वाइन किया या कॉलेज ज्वाइन किया, तो कहीं ना कहीं ये आप अपने साथ धोखा दे रहे हो। यदि आपकी कोई मजबूरी नहीं है तो मैं उसके बारे में नहीं बोलूंगा, वो सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है। लेकिन यदि कैपेबल हो तो घर वालों को और बोलो कि मुझे 6 महीने और अफोर्ड करें। हाँ। मैं उसके पीछे मनी मोटिवेशन बताता हूँ। यदि आपने कोई प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन कर लिया, मान लो 10 से या 12 हजार रुपए हार्डली मिलेंगे। 12 हजार रुपए से मैं 15 हजार बोलता हूँ, चलो 6 महीने में आप 90 हजार रुपए कमाओगे। ठीक है, 6 महीने में 90 हजार रुपए कमाने के लिए आप वहां पे टाइम वेस्ट करोगे, डेली ड्यूटी जाओगे। लेकिन उससे क्या होगा कि आपकी जो स्टडी है वो इफेक्ट होगी। स्टडी इफेक्ट कैसे होगी कि आपके लिए जो पर्टिकुलर टाइम मिलना चाहिए सब्जेक्ट्स को रिवाइज करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए, कोचिंग लेने के लिए, वो आप नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं आपका वो उसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा, बेस्ट नहीं दे पाए। बेस्ट नहीं दे पाओगे। यस, प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो मैं उसके पीछे क्या अपनी थिंकिंग मानता हूं कि जो आपकी जो फर्स्ट सैलरी आएगी वो 1 लाख रुपए आएगी। तो ये सोचो कि मैंने 1 साल 6 महीने जो भी तैयारी करी है वो उसमें से घटा के कर ली। मान लो एक फर्स्ट सैलरी में से आपको 1 लाख रुपए मिले और आपने पूरे साल में 1 लाख रुपए कमाए, तो ये सोचो कि मैंने वो पैसे ही नहीं कमाए, तो डायरेक्ट मुझे गवर्नमेंट जॉब लगनी है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा मनी मोटिवेशन यही है कि आप ये सोचो कि आप नौकरी किसकी कर रहे हो। 4600 ग्रेड पे की लेवल 7 की नौकरी है। सेंट्रल में ये नौकरी लगने के लिए एसएससी और हाँ, नर्सिंग को छोड़कर दूसरा अगर दूसरा डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट जाए, मैं वही बोल बिल्कुल, रहा हूँ, बिल्कुल। ग्रेजुएशन लेवल का कोई भी एग्जाम हो, नियर अबाउट 20 साल लग जाता है आपका लेवल 7 में बिल्कुल आने के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत हार्ड एंड वास्ट प्रोसेस है, इतना इजीली नहीं है। तो हम बहुत लकी हैं कि हमें एक एग्जाम या 2 एग्जाम देने के बाद डायरेक्ट लेवल 7 पे नौकरी मिल रही है और सेंट्रल में नौकरी मिल रही है। ये बहुत बड़ी बात है। इसको मोटिवेशन लेके आगे बढ़े। और फ्रेशर के लिए मेरा यही कहना है कि कोई भी जरूरत नहीं कहीं पे एक्सपीरियंस लेने की। यदि आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की रिक्रूटमेंट में जरूरत नहीं है तो पोस्ट बेसिक के लिए बिल्कुल जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तैयारी करो। हाँ। यदि आप कैपेबल हैं तो। यदि किसी की कोई मजबूरी है, मनी की प्रॉब्लम है या कोई प्रॉब्लम है, तो कैसे भी करके उसको 6 महीने के लिए मैनेज करो, लेकिन पहले तैयारी करो। जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है या जो मैं मानता हूँ वो तो यही है कि आप पहले तैयारी के लिए जाएं। हाँ, उसलिए उस पार्ट में मैंने और एक पार्ट जोड़ना चाहता हूँ वहां पे कि अगर आप तैयारी कर रहे हो ना तो आपका बेस्ट देकर करो, आधा तैयारी मत करो। आधा तैयारी का कोई मतलब नहीं होता है। मैं 2-3 घंटा करके पढ़ूंगा, 2-3 घंटा 2 घंटा से आपका कुछ नहीं होने वाला है। अभी जो कंपटीशन का लेवल है, नॉर्सेट का जो लेवल हुए, आरआरबी का जो लेवल होगा, ईएसआईसी में 3 लाख स्टूडेंट ने एप्लीकेशन भरा है, तो वहां पे आप 3 घंटा और 2 घंटा पढ़ाई से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो आपका सिलेक्शन अगर करवाना ही है, आपका अगर प्रिपरेशन करना है, तो आपका बेस्ट देके करना है, आपका एकदम आपका सब कुछ देके तैयारी करना है। वो पार्ट मैं अगर जुड़ना चाहता हूँ, मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। बहुत लोग हमारे व्यूअर्स भी है, बहुत एक्सपीरियंस ऐसे है कि बहुत दिनों से अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन बहुत थोड़ी मार्क के लिए, 1 मार्क के लिए, किसी किसी का 0.6 के लिए, 0.5 के लिए, ऐसा थोड़ा थोड़ा मार्क के लिए वो सिलेक्शन नहीं हो रहा है और बहुत दिनों से 2 साल से, 2.5 साल से, 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वहां पे एक सर ये आ जाता है कि मैंने मुझसे शायद नहीं होगा, मैं गिव अप कर देता हूँ। बिल्कुल। तो ऐसा एक टाइम पे वो लोग गिव अप कर देते हैं, जहां पे उन लोगों का मतलब सिलेक्शन होने का एकदम कगार पे खड़े होते हैं और गिव अप कर देते हैं। तो आप उन लोगों के लिए कुछ अगर मैसेज देना चाहते हैं सर? मैं उन सभी लोगों को पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट बोलना चाहता हूँ कि आप जल्दी ही सिलेक्ट होने वाले हो और मेरी बेस्ट विशेज हैं। जो लोग कोई आधे नंबर से, कोई 1 नंबर से रह रहा है, उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ स्पेशली कि जो आधे नंबर से 1 नंबर से रह रहे हैं कि उनको अपने आगे फोकस कैसे करना चाहिए। किसी भी इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि नर्सिंग फील्ड में आने के बाद हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ आए हैं, नर्सिंग में सबका सिलेक्शन होता है, सबका सिलेक्शन होता है, लिख के ले लो। और ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ हो। उसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले गिव अप बिल्कुल नहीं करना है, हमें मोटिवेटेड रहना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि हम 99% पे वर्क कर चुके होते हैं। जो आदमी गिव अप करता है वो एक्चुअली सर 99% पे अपना वर्क कर चुका है, वो रह रहा है 1 नंबर से या 2 नंबर से। उसको जरूरत क्या है, उसको पढ़ाई की जरूरत नहीं है, पढ़ तो वो चुका है, लेकिन उसको जरूरत क्या है, नेगेटिव को कम करने की, टाइम मैनेजमेंट की, स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने की, और स्ट्रेस के साथ साथ में जो नेगेटिव हो रहा है उसको प्रैक्टिस करने की।
मान लो प्रैक्टिस एक इम्पोर्टेंट। हाँ, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आपने कोई पेपर दिया, आपके क्वेश्चन नेगेटिव हुए 30, आपको पता लगा कि 30 क्वेश्चन नेगेटिव हुए, तो आपने ये सोचो कि 70 क्वेश्चन भी तो आपके पॉजिटिव हुए ना। तो आपको वर्क किस पे करना है? 30 क्वेश्चन जो नेगेटिव हुए हैं उसकी थ्योरी निकालो, उसकी पूरे प्रैक्टिस सेट करो, और जितना उसमें इन डेप्थ नॉलेज होती है उसको कंप्लीट करते जाओ। जब आप एक नंबर से रह रहे हो ना, तो आप केवल उसी चीज पे फोकस करो जो आपका केवल नेगेटिव करा रहा है, कि आप रह किस वजह से रहे हो। मान लो स्ट्रेस आपका प्रॉब्लम दे रही है एग्जाम के ड्यूरेशन में, तो आप स्ट्रेस पे मैनेजमेंट करो। पढ़ाई से तो आप 99 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, लेकिन अभी आपको फोकस करना है केवल एक नंबर पे। एक नंबर की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है अपने आप को, कि सर मैं 120 क्वेश्चन आए, मैं तो 75 पे 80 पे 85 तक ही कर पाया, लेकिन मैंने 85 में से 80 क्वेश्चन सही करे। सिलेक्शन नहीं होगा बंधु। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 80 क्वेश्चन होने से जो बच्चे नंबर ला रहे हैं, एवरेज मार्क्स मान लो 90 नंबर आ रहे हैं, और आपने 80 क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट किए हैं 85 में से, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको करना क्या है? एक नंबर है कि वहां तक आपको अटेंड करना है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि मैं 70 तक अटेंड कर दिया, मेरा 65 आंसर करेक्ट हो उससे भी जाएगा, सिलेक्शन ऐसा नहीं होगा। नहीं होता है इससे। तीसरा चौथा सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि बच्चे कुछ भी पढ़ते हैं, अनऑथेंटिक सोर्स से बिल्कुल पढ़ाई ना करें। बार बार सब लोग कहते हैं, मैं भी कह रहा हूँ, सर ने भी पढ़ाई करी है, जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं उनका सबका कहना यही है कि केवल जो ऑथेंटिक सोर्स है, सिंपल जितना पढ़ सको, ज्यादा बुक्स मत पढ़ो। आपके कोई थ्योरी कोई भी कोचिंग संस्थान के ले रहे हो, पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या कोई कोचिंग संस्थान नहीं है, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, सॉन्डर्स की थ्योरी पढ़ो, बहुत बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा जो भी क्वेश्चन पेपर के लिए आपने ऑथेंटिक बुक ले रखी है, कोई भी हो, पर्टिकुलर किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। आपको सबको पता है बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, जो ट्रेंड में चल रहा है वही पढ़ो। ऐसा नहीं कि कहीं से ये पढ़ लिया। ऐसा हो गया आजकल, बहुत सारा टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ गए, कोई भी एक कंटेंट आ रहा है उसको भी पढ़ रहे हो, दूसरा कोई कंटेंट आ गया उसको भी पढ़ रहे हो, और ओरिजिनली कोई एक फोकसिंग पॉइंट में वो लोग, मतलब कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट में वो लोग फोकस नहीं कर पा रहे, उसको बार बार रिवाइज नहीं कर रहे, चारों तरफ घूम रहे। उसके उस वजह से क्या होता है, मतलब एक सोर्स में वो लोग बार बार रिपीटेड टाइम वो लोग बिल्कुल बिल्कुल इस चीज को एक चीज को बार बार पढ़ नहीं पाते। हाँ, सर ने वही पॉइंट बोला है जो मैं बार बार बोलता हूँ, वो है लिमिटेड कंटेंट, रिपीटेड टाइम आपको स्टडी करना है। लिमिटेड कंटेंट रखिए, उधर उधर बहुत सारे सोर्स के साथ मत घूमिए। कोई भी आपका कोचिंग सेंटर हो या फिर ना हो, या फिर आप कोई भी 2 बुक पढ़ रहे हो, सिंपल वो 2 बुक ही पढ़िए, या फिर कोई कोचिंग सेंटर से पढ़ रहे हो तो उसको ही फोकस करिए। वो आप अगर ये चीज आप कर पाएंगे, मुझे लगता है आपको जल्दी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये बहुत एक बड़ा मिथ होता है कि मैं, मेरा फ्रेंड सर्कल में और मेरा जो जितना सारा जूनियर्स है वहाँ पे एक ये होता है कि हाँ, मैं जयपुर से दूर हूँ, मैं दिल्ली का कोचिंग सेंटर से दूर हूँ, तो क्या मैं कोचिंग सेंटर नहीं जाने से मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या फिर मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ तो मेरा देर से सिलेक्शन होगा। ये कुछ पॉइंट है क्या उसमें, एक्चुअली सच्चाई क्या है, मैं वो आपसे जानना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोचिंग सेंटर नॉर्थ में बहुत सारे हैं, ऑथेंटिक भी हैं, अनऑथेंटिक भी हैं, लेकिन जो बच्चे नॉर्थ ईस्ट में हैं या साउथ में हैं, जो बच्चों को कोचिंग सेंटर नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। जरूरी नहीं है कि कोचिंग लोगे आप तो ही सिलेक्शन होगा। हाँ, पर आपको ऐसा नहीं है कि आप पढ़ोगे भी नहीं तो सिलेक्शन हो जाएगा। उसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको सबसे पहले जो कॉलेज में पढ़ रहे हो वो बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए। उसके अलावा आप यदि कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आपको 3rd ईयर से थोड़ा थोड़ा करके, मेरे को लग रहा है, N क्लास की पढ़ाई चालू कर देनी चाहिए। यदि आप थ्योरी वाले पार्ट को मजबूत कर लोगे, और जैसा आपको पता है कि ट्रेंड में आजकल क्या चल रहा है, क्वेश्चन पेपर में क्या चल रहा है, क्वेश्चन सेट आजकल मार्केट में खूब आते हैं कि ये पुराने पेपर में आया, इस बेस पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि कॉलेज की थ्योरी होती है वो एक्चुअली एग्जाम सेंटर्ड नहीं होती। तो हमें क्या करना चाहिए कि उसको 3rd ईयर के स्टूडेंट है मान लो कोई, तो उसको उस टाइम से ही पढ़ लेना चाहिए कि यार ये पेपर में आता है, तो उसको वो जो हमें आज टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा कोचिंग करने में, मेंटल प्रिपरेशन आप बोल रहे हो कि आपका पास आउट का पहले मेंटली प्रिपेयर्ड होना है, मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाके बैठना है। और मैं ये बिल्कुल इस बात को डिनाई करता हूँ। मेरी वाइफ का एग्जांपल देता हूँ, जो 3rd ईयर से मैंने उसको, और मैं वहां पे एक बार टोकता हूँ सर को, सर का वाइफ भी एम्स नॉट सेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है एज ए फ्रेशर्स, तो उनका जो एज ए फ्रेशर्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, उनका थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए तो ज्यादा क्लियर होगा चीज।
थैंक यू सर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ जब थर्ड ईयर में थी तो उस टाइम पे मैं तैयारी कर रहा था। तो मेरा मोटिव ये था कि जो स्ट्रगल मैं आज कर रहा हूँ, जो मुझे 6 महीने लगे या 1 साल लगा, मैं नहीं चाहता था कि वो मेरी वाइफ भी करे। तो मेरा मोटिव ये था कि जो उसका फर्स्ट पेपर लगेगा उसमें वो फर्स्ट पेपर में ही सिलेक्शन लेगी। तो उसके लिए हमने क्या प्लानिंग करी, और वो आप भी लोग फॉलो कर सकते हैं यदि आपको अच्छा लगता है तो, कि थर्ड ईयर स्टार्ट होते होते मैंने उनको एक एनक्लेस की बुक दी और टारगेट आई दी और पीआर यादव की बुक दी। मैंने बोला कि आप थ्योरी में अच्छे हो, ये बुक्स पढ़ो, उसके बाद अपनी कॉलेज की भी पढ़ाई करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा इसके पीछे मोटिव क्या है कि आप यदि कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो उसमें कॉलेज के टाइम पे ये नहीं बताया जाता कि थ्योरी वाले पार्ट से क्वेश्चन एम्स में कैसे आएंगे, है ना। तो हमें क्या करना है, उसको एडवांस में ही लेके चलना है, जिससे कि हमें जो टाइम है वो वेस्ट नहीं हो। और आजकल फीमेल्स के लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि 80% रिजर्वेशन है। तो आप जैसे फोर्थ ईयर में आओगे तो आपको टाइम वेस्ट करना ही नहीं पड़ेगा, तैयारी भी करनी नहीं पड़ेगी। फोर्थ ईयर में आते आते तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको सिलेक्शन भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ना है। और फ्रेशर के लिए मैं जो बात कर रहा था कि ऐसा कोई भी मिथ नहीं है कि फ्रेशर का सिलेक्शन नहीं होता, कि या उनको कोचिंग सेंटर में जाना पड़ता है, ये बिल्कुल गलत है। यदि आप ऑथेंटिक सोर्स पढ़ रहे हो, हार्ड वर्किंग हो और प्रैक्टिस अच्छी कर रहे हो, तो मेरा मानना यह है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन ले लोगे। और मेरी शुभकामनाएं उन सभी बच्चों के साथ हैं जो एम्स की, नॉर्सेट की, ईएसआईसी की, डीएसएसबी की और कोई भी कंपटीशन एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मैं मेरा एक्सपीरियंस को और एक बात बता दूं कि आप सब लोग आरआरबी का नोटिफिकेशन के लिए, एग्जाम का जो नोटिफिकेशन निकलने वाला है उसके लिए वेट कर रहे हो। आप लोग इतना इतना भी बेचैन ना हो, आरआरबी का नोटिफिकेशन जरूर निकलेगा। और आरआरबी ने जो कैलेंडर जारी किया है, अकॉर्डिंग टू कैलेंडर सब नोटिफिकेशन निकल चुका है। जो यहाँ पे एएलपी का भी हो, टेक्नीशियन का भी हो, आरपीएफ का भी हो। इसके बाद हमारा अभी टर्न है हमारा पैरामेडिकल के लिए, वो निकलेगा। जो स्टूडेंट्स को बोलना चाहता हूँ, नोटिफिकेशन पे आज फोकस मत करिए। आपको फोकस करना है आपकी तैयारी पे, आपकी प्रैक्टिस पे, और आपको पढ़ना क्या है उस पे। नोटिफिकेशन आ जाएगा, आज नहीं तो 1 महीने बाद आ जाएगा, उसमें हमने को स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमें फोकस करना है कि हमारा कोई टॉपिक नहीं छूटे, हमारा कोई चीज नेगेटिव नहीं हो, और जो हमने सब कुछ बताया है उसको सबको कंसाइज करते हुए और सिंपली पढ़ें, कोई स्ट्रेस नहीं लें, और बहुत जल्दी आप सिलेक्ट होंगे और नर्सिंग ऑफिसर बनोगे, ऐसी शुभकामनाएं हमारी। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सर। बहुत अच्छे से आप सिंपली मेरा ऑडियंस को इतना अच्छे से आपने समझाया, और ये इंटरव्यू इतना अच्छा होगा। मैंने एक्चुअली इंटरव्यू का पहले स्टार्टिंग जब हो रहा था मैंने सोचा नहीं था, तो इतना मतलब फ्रेंडली इंटरव्यू और इतना सिंपली सबको इतना अच्छे से पूरा पॉइंट वन बाय वन एक पॉइंट आपने समझाया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे लगता है अगर आपको इम्पोर्टेंस पॉइंट टॉपिक के बारे में अगर आपको जानना है, आरआरबी का टॉपिक के बारे में, आप कमेंट में आप लिख दीजिए, तो हम लोग सोचेंगे कि बहुत सारा वीडियोस आप कंटेंट को लेके, कौन कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कंटेंट है, उसको लेके आप लोगों के सामने आप आ जाए। और ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू।